Acha, now we understand that what are the objective of the monetary policy and what is the monetary policy. अब tools क्या हैं, इनके पास वो कौन से तरीके हैं जिनसे कि ये अपने मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव जो कि क्या थे, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव थे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना। ना कैसे अचीव करेगी, उसके लिए इसके पास कुछ टूल्स हैं, कुछ हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और कुछ हैं क्वालिटेटिव टूल्स। सबसे पहले जो पहले हम कर रहे हैं वो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, जैसे बैंक रेट पॉलिसी। Bank rate is the discount rate set by the central bank of every country in giving out loans to commercial bank through bill of exchange. ठीक है, यानी जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे वो कर्जे देगा उसको हम बैंक रेट पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, अब बैंक रेट जो है और इंटरेस्ट रेट में फर्क है, अंडरस्टैंड इट। इंटरेस्ट रेट वो है जिस रेट पे बैंक हमें कर्जे देता है, और सेंट्रल बैंक जिस रेट पे कर्जे देता है कमर्शियल बैंक को, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। अब देखिए, अगर बैंक रेट हाई होगा तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट हाई होगा, क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक को खुद पैसे मुश्किल से मिलते होंगे, एक्सपेंसिवली मिलते होंगे, तो वो हमें भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर्जे देगा। सो दे आर लिंक्ड। अब अगर सेंट्रल बैंक जो है वो चाहती है कि मुल्क में, अभी मैंने आपको बताया कि दो किस्म की पॉलिसीज हो सकती हैं, एक एक्सपेंशनरी है और एक कंट्रैक्शनरी है। अगर तो मुल्क में डिमांड ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, यानी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, तो क्या करेगी मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी बैंक रेट को इंक्रीज कर देगी। इस तरह लोगों की जब बैंक रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग कर्जे नहीं ले सकेंगे, और इस तरह से जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर डिप्रेशन है, यानी इन्फ्लेशन के ऑपोजिट है, और लोगों की डिमांड बहुत कम है और मुल्क में कुछ भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा, यानी डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कम होगी, और गवर्नमेंट चाहती है कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, तो वो क्या करेगी? बैंक रेट को बढ़ा देगी, सॉरी बैंक रेट को कम कर देगी। जब बैंक रेट को कम करेगी तो इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और लोग कर्जे ज्यादा ले सकेंगे। So this is our first tool, which is called bank rate policy. Secondly, हमारे पास है open market operation. Now, open market operation, using this instrument, central bank may influence the money supply of the country directly by the sale and purchase of securities in the stock exchange. During inflation, it is the duty of central bank mainly to ensure that the volume of credit and the money supply in the country is cut down. Whenever the government wants to increase the volume of credit, the central bank then purchases the securities from commercial bank and the people in general, upon which payment is made through checks. करती क्या है इसमें? सेंट्रल बैंक जो है वो सिक्योरिटीज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में बेचती है। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जिस तरह शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ये चीजें स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल एंड परचेज की जाती है। अब करती क्या है स्टेट बैंक? अगर तो मुल्क में इन्फ्लेशन है और लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो वो अपने एक्स्ट्रा पैसों से मार्केट से क्या करती है? परचेज कर लेती है, जो सेल कर देती है बॉन्ड्स को। जब वो अपने शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज वगैरह बेचना शुरू करती है तो लोग उसको पेमेंट करते हैं, और वो पेमेंट जो है लोगों के पास जो लिक्विड मनी है वो सारी की सारी स्टेट बैंक के पास आ जाती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो डिमांड कम कर देते हैं और मुल्क में जो पैसों की सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर पता है उनको कि मुल्क में डिप्रेशन है और लोगों की डिमांड लो है, तो वो क्या करेगी? वो उन्हीं बॉन्ड्स को क्या करने शुरू कर देगी? परचेज करना शुरू कर देगी। ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि लोगों को लगेगा कि इस वक्त जो है ये बॉन्ड्स स्टेट बैंक को बेच देना ज्यादा बेहतर है। जब वो उनको बेचेगी तो बदले में क्या मिलेगा? उनको पैसे मिलेंगे, जब पैसे मिलेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। यानी ये जो सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी है स्टॉक एक्सचेंज में, इससे इन्फ्लेशन को बढ़ाया
या कम किया जा सकता है। मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है। देखें ना, लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उनको सिक्योरिटीज देके उनसे वो पैसे लिए जा सकते हैं, और अगर उनके पास पैसे कम हैं तो वो सिक्योरिटीज उनसे वापस लेके उसके बदले पैसे देके उसको इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है। So now understand, using these instruments, central bank may influence money supply of the country directly by the sale and purchase of securities in the stock exchange. During inflation, it is the duty of the central bank mainly to ensure that the volume of credit and money supply in the country is cut down. अब क्या है इन्फ्लेशन में, उनको वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट यानी कर्जों की मिकदार को मेंटेन रखना। Whenever the government want to increase the volume of credit, the central bank then purchase the security. जब वो कम करना चाहेगी, एक्सक्यूज मी, जब वो इन्फ्लेशन में कर्ज लोगों के पास पैसों को कम करना चाहेगी तो वो क्या करेगी, सेल करेगी सिक्योरिटीज को, और जब वो मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहेगी तो वो परचेज करेगी। ठीक है। चेंजेस इन द रिजर्व रेशियो। अच्छा देखें, गवर्नमेंट जो है उसने, सेंट्रल बैंक ने एक रेशो फिक्स की होती है कमर्शियल बैंक्स के लिए कि भाई आप इतने पैसे जो हैं वो खामखा सेंट्रल बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पर रखवाएंगे और बाकी जो पैसे बच जाएंगे वो आप कर्जों की सूरत में दे सकते हैं। अब अगर सेंट्रल बैंक का टारगेट ये है कि वो लोगों को कम कर्जे दे तो वो क्या करेगी, वो इस रेशो को बढ़ा देगी। लेकिन अगर स्टेट बैंक चाहती है कि वो लोगों को ज्यादा कर्जे दे तो वो इस रेशो को कम कर देगी। Through this policy, the central bank determines that a certain proportion of cash deposit from commercial bank is to be deposited with it. ठीक है ना, यानी सेंट्रल बैंक ने उनको एक पॉलिसी के तहत पाबंद किया होता है कि अगर लोग आपके पास डिमांड डिपॉजिट रखवाएं या सेविंग डिपॉजिट रखवाएं। डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं वो कम टाइम के लिए होते हैं, सेविंग डिपॉजिट ज्यादा टाइम के लिए होते हैं। उन दोनों किस्म के डिपॉजिट्स का एक खास परसेंटेज उन्होंने स्टेट बैंक के पास रखना होता है एज अ गारंटी। जैसे कि पाकिस्तान में 5% है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट का। तो अगर वो चाहती है कि मनी सप्लाई को रिड्यूस करे तो क्या करेगी, इस रेशो को बढ़ा देगी। अगर वो चाहती है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहती है तो क्या करेगी, वो इस रेशो को कम कर देगी। ठीक है। फिर क्रेडिट रैशनिंग, वो जो पहले 3 टूल हैं हमने उसमें देखा वो क्वांटिटेटिव है, यानी हम उसमें कह रहे हैं 5% 3% पे कर देगी, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को बेच देगी, खरीद लेगी, पैसे आएंगे, बैंक रेट को बढ़ा देगी, कम कर देगी। नाउ व्हाट इज क्रेडिट रैशनिंग? क्रेडिट रैशनिंग ये भी क्वांटिटेटिव है और इसका बेसिक मकसद ये होता है कि अगर पहले 3 फेल हो जाएं तो फिर इसको किया जाता है, इसमें हर कमर्शियल बैंक को कह दिया जाता है कि भाई तुमने इतने कर्जे देने हैं और ये तुम्हारी क्रेडिट सीलिंग है। क्रेडिट सीलिंग का मतलब है कि ये बस आखिरी लिमिट है, इससे ज्यादा कर्जे आप नहीं दे सकते, और अगर आप देंगे तो फिर स्टेट बैंक आपके खिलाफ एक्शन लेगा। ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल क्रेडिट रैशनिंग। ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी मनी सप्लाई को, और किस तरह करेगी, करेगी इस तरह कि वो एक फिक्स करेगी क्रेडिट सीलिंग। ठीक है। अच्छा, मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब ये होता है, by this qualitative measure, the central bank morally pursues or rather requests the commercial bank not to indulge themselves in such economic activities which may well aggravate the current economic situation in the country. Morally words here that Morally words mean here that the central bank issue directions to the commercial bank giving logical reasons. अच्छा देखिए, ये मॉरल का मतलब ये है कि वो उनको बताया जाता है, सेंट्रल बैंक उनको बताती है कि भाई आपका मुल्क इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर नहीं है और अगर आप ज्यादा कर्जे देंगे तो उससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा और आपकी मुल्क की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो एग्रीवेट हो जाएंगी। एग्रीवेट मीन्स कि सिचुएशन और खराब हो जाएगी। ठीक है। तो वो उनको सिचुएशन एक्सप्लेन करके और फॉर्मली एक रिक्वेस्ट करता है कि स्टेट बैंक के साथ कोऑपरेट किया जाए। अच्छा, अगर तो वो ये फॉलो नहीं करते
फिर स्टेट बैंक उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेता है। और वो क्या होता है, वो ये होता है कि स्टेट बैंक जो है वो उनको उनको ब्लैकलिस्ट कर देता है, उनके खिलाफ यानी क्लियरली उनको लोन देने से इनकार कर देता है कि भाई अगर कभी तुम्हें लोन की भी जरूरत हो तो हम तुम्हें नहीं देंगे। दिस मेथड ऑफ कंट्रोल विल ओनली बी अप्लाइड व्हेन द प्रीवियस मेथड हैज फेल्ड, यानी वो सारे बातें ना माने तो तब। कमर्शियल बैंक हैव नाउ बिकम अ थ्रेट टू द पॉलिसी। भाई अब मॉनेटरी पॉलिसी चाह रही है कि मुल्क में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, दिस एंड दैट, लेकिन ये लोग बात नहीं सुन रहे, तो क्या होगा, ये मॉरल सुएशन जो है ये कंटिन्यू करेगी। मॉरल सुएशन भी फेल हो जाए तो फिर डायरेक्ट एक्शन पे आएंगे और वो उनको फोर्स करेंगे, ठीक है। Thus the central bank is forced to take direct action against the central bank. पब्लिसिटी। अच्छा, साल के आखिर में स्टेट बैंक एक बुकलेट इशू करती है जिसमें वो कुछ सारे कमर्शियल बैंक्स की कारकर्दगी का बताया जाता है। तो अब ये एक पब्लिसिटी होती है, जब भी कोई बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कोई रखवाना चाहता है तो वो ये बुकलेट मंगवाते हैं और इसमें देखते हैं कि आया किस बैंक की रेपुटेशन ज्यादा बेहतर है। तो जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं जो बड़ी रकम रखनी होती है तो वो उसी कारकर्दगी की बिना पे अपनी जो पैसे हैं वहां रखवाते हैं। अच्छा, from time to time central bank publishes detail concerning commercial bank. The central bank refers to such measures especially when the inflation period is getting worse. The reason for central bank doing this is to keep the public aware of the commercial bank activities so the people actually know to what and where their money has gone. ठीक है, यानी ये पब्लिसिटी जो है ये बैंक्स इससे भी थोड़ा सा रखते हैं एहतियात कि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टेट बैंक की लाइंस के मुताबिक हो, डायरेक्शंस के मुताबिक हो। चेंजेस इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट। अच्छा देखिए, हम जब कर्जा लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि बस हम जाते हैं और कर्जा ले लेते हैं, बल्कि हमने कुछ ना कुछ रखवाना होता है, ठीक है, जमानत के तौर पर। जैसे अगर हम गोल्ड रखवाते हैं तो उसके बदले हम कर्जा लेते हैं, हम घर रखवाते हैं, हम उसके घर अगेंस्ट कर्जा लेते हैं। अब जैसे देखें, अगर हमने 1 करोड़ का घर रखवाया है तो बैंक हमें 75 लाख का कर्जा दे सकता है। ऐसा नहीं होता कि हम बैंक में एक करोड़ के घर गिरवी रखे और वो हमें दे कर्जा जी 1 करोड़ 25 लाख का, नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट भी कैलकुलेट किया होता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है 1 करोड़ और 75 लाख में, ये जो डिफरेंस है इसको हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन होता है और मुल्क में पैसे बहुत ज्यादा होते हैं और स्टेट बैंक चाहती है कि पैसे कम हो जाएं, तो इस मार्जिनल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया जाता है। अब अगर फिर किसी ने 1 करोड़ का घर गिरवी रखा है तो उसको सिर्फ 50 लाख कर्जा मिल सकता है, ठीक है। तो ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ाकर और कम करके मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जा सकता है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कोलेटरल अगेंस्ट द लोन एंड द अमाउंट ऑफ लोन। द वैल्यू ऑफ कोलेटरल यानी जमानत के तौर पर आप जो रखवा रहे हैं और अमाउंट ऑफ लोन, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है और इसको बढ़ाया या कम किया जा सकता है। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। अच्छा, इसमें ये होता है कि कंज्यूमर गुड्स, जैसे अगर हम फ्रिज, गाड़ी, टीवी, एसी के लिए जो हमें कर्जे मिलते हैं बैंकों से, उनको अगर इन्फ्लेशन है मुल्क में तो उनको बंद कर दिया जाता है। अगर डिफ्लेशन है तो ऐसे कर्जे, डिफ्लेशन का मतलब ही यही है कि डिमांड कम है, तो ऐसी सूरत में डिफ्लेशन में ऐसे कर्जों को बढ़ाया जाता है ताकि लोगों की डिमांड बढ़े और डिमांड बढ़ने के साथ चीजों की प्रोडक्शन बढ़े। The act of selling a consumer good on credit basis to the people in general is known as consumer credit rationing. Such a measure to control credit in the country and regulate money supply is very practical. भाई जब इन्फ्लेशन है तो कंज्यूमर क्रेडिट नहीं देने चाहिए और जब डिफ्लेशन है तो कंज्यूमर क्रेडिट देने चाहिए। अच्छा, now what you have to do, you have to go through it and please ask me question. आपकी असाइनमेंट ये है आज के लिए कि हर एक मुझसे क्वेश्चन पूछेगा कि आया इसमें कौन सी चीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे भी जाके आपके काम आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत रेलेवेंट है।
सो प्लीज गो थ्रू इट एंड आस्क मी क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन पूछेगा उसकी प्रेजेंट लगेगी, जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा उसकी प्रेजेंट नहीं लगेगी, ठीक है। और एक दूसरे के क्वेश्चंस को कॉपी नहीं करना।